हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ नसीम अंसारी और आप मुझे देख रहे हैं एनएसएल साइंस चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब में सर्च करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एनएसएल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर। मिरर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मिरर यानी कि दर्पण। सब दर्पण के बारे में जानते ही होंगे, सभी स्टूडेंट को दर्पण के बारे में शायद पता ही होगा। यदि नहीं पता तो आप अपना चेहरा प्रतिदिन जिस शीशे में देखते हैं उसी को हम दर्पण कहते हैं। आइए सिंपली डिफाइन कर देते हैं कि क्या होता है ये दर्पण। वह चिकनी चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करती है, जिसका एक सतह रजतित यानी कि सिल्वर्ड अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। एक बार डेफिनेशन आप देख लें कि वह चिकनी चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करती है। यदि आपने नहीं जाना कि निश्चित नियम क्या होते हैं तो आप अगली वीडियो में हमारे जानेंगे कि इसके नियम क्या हैं परावर्तन के। आप पीछे जान चुके हैं, परावर्तन के नियम रूल्स हमने बता रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। जिसका एक सतह रजतित अवश्य हो, रजतित यानी कि सिल्वर्ड कलई। यदि आपने शीशा देखा हो तो शीशे के पिछले हिस्से पर क्या होता है, पेंट किया गया होता है। एक्चुअली में वो जो पेंट होता है वो सिल्वर का पेंट होता है। आप याद रखें, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि शीशे का जो पिछला हिस्सा होता है वो किस चीज़ की कोटिंग की गई होती है या पेंट की गई होती है, तो सिल्वर की गई होती है। आप ध्यान रखें, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अगर हम बात करने लगे दर्पण के टाइप्स की, तो दर्पण बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो मिरर्स होते हैं, मिरर, वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्लेन मिरर होता है, यानी कि समतल दर्पण। दूसरा जो होता है वो एस्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि गोलीय दर्पण। और तीसरा जो होता है वो पैराबोलिक मिरर होता है, यानी कि परवलयिक दर्पण। अब ध्यान दें कि जो एस्फेरिकल मिरर है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। हम सभी दर्पण पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप एक बार ध्यान दें कि मिरर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, और पैराबोलिक मिरर, परवलयिक दर्पण। एस्फेरिकल मिरर जो होता है वो फिर से 2 प्रकार का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। याद रखें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और बेसिक रूप से हमें पूरे सिलेबस में इसी दोनों को डिस्कस करना है, प्लेन मिरर को भी डिस्कस नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम एक एक करके दर्पण पे डिस्कस करते हैं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
है जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा प्लेन मिरर। यानी कि समतल दर्पण। ध्यान दें क्या होता है प्लेन, नाम से ही स्पष्ट है कि प्लेन यानी कि समतल, पूरा फ्लैट होना चाहिए। किसी भी दर्पण के दो सतह होते हैं। अगर आपने शीशा देखा है तो उसके दो सतह हैं, एक तरफ से जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है और दूसरी तरफ जिधर पेंट किया गया होता है। तो इसमें दोनों जो सतह होंगे वो समतल होंगे। इसको डिफाइन कर देते हैं कि किसी कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसका दोनों सतह समतल लेकिन एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह कलई हो, समतल दर्पण कहलाता है। ध्यान दें दोनों सतह इसके समतल होने चाहिए, लेकिन दर्पण होने की खास बात एक है कि एक सतह कलई होना जरूरी है और दूसरा सतह परावर्तक। आइए समझ लेते हैं। हमने बेसिक रूप से ये एक फ्लैट सरफेस ले लिया, कांच का एक टुकड़ा ले लिया और इसको हमने एक साइड से पेंट कर दिया, सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी इस पर वन साइड से। इधर से ये कलई, ये हमारा हो गया कलई सतह या सिल्वर्ड सरफेस कह सकते हैं इसको। और ये जो पार्ट है ये है परावर्तक सतह। यदि आपको परावर्तक सतह के बारे में नहीं पता तो बता दें कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ध्यान दें इस पर। प्लेन मिरर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा जो दूसरा पार्ट आता है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हर एक डाउट्स आपके क्लियर होंगे। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, नाम से स्पष्ट है गोलीय। गोलीय मतलब कि गोल कांच का टुकड़ा होगा। डायरेक्ट इसको डिफाइन करते हैं सिंपल रूप से कि किसी गोलीय कांच का वह खंड या टुकड़ा जिसका एक सतह कलई यानी कि रजित कलई तथा दूसरा सतह परावर्तक हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ध्यान दें गोलीय कांच का खंड या टुकड़ा होगा लेकिन एक सतह कलई होगा और दूसरा सतह परावर्तक होगा। ठीक है, आइए एक हम गोल कांच ले लेते हैं। ये हमने सिंपली एक गोल कांच लिया, बेसिक रूप से दो ले लेते हैं ताकि इसके दो प्रकार हैं, एक ही बार हम समझा सकें। अब इसको हमने कट करना शुरू किया। क्या कर दिया, यहाँ से इसको दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। आधा से इसको काट के हटा दिया, यहाँ से आधा से इसको हटा दिया। जस्ट इसमें भी वही क्रिया करते हैं, इसमें भी हम इसको आधा से इसको हटा देते हैं। यहाँ से इसको आधा हाफ हमने कट कर दिया। इसको जो कट किया है इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं।
इसमें भी जो कट किए हैं इस पार्ट को हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं। अब देखिए एक वृत्त के जैसा था, गोल कांच था, तो इसका कोई एक यहाँ पर केंद्र जरूर होगा दोनों में। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब इसमें जो कट किया हुआ पॉइंट है इस पर हम दो प्रकार से कलई कर सकते हैं। एक ये जो उभार देख रहे हैं, उभरा हुआ सतह, इस पर हम कोटिंग कर सकते हैं सिल्वर की, या धंसा हुआ जो सरफेस है इस पर कर सकते हैं। इसी आधार पर जो ये स्फेरिकल मिरर है वो दो प्रकार के हो जाते हैं कलई के आधार पे। देखिए हमने इसको बाहर बाहर कलई किया, यानी कि उभरे हुए पार्ट पे कलई कर दिया। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। और इस पर हमने इसके धंसे हुए पार्ट में कलई करना शुरू कर दिया, सिल्वर की हमने कोटिंग कर दी धंसे हुए पार्ट पे। अब एक्चुअली में ये हुआ क्या, एक बार तो इसका परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होगा वो वाला सतह धंसा हुआ है, और दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। याद रखें, आप हमेशा याद रखें कि जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा वही कॉनकेव मिरर है, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। आइए इन दोनों को डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक करके। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इरेज करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमारा जो है कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण। ध्यान दें, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण एक गोल कांच होगा, हमने अभी भी कहा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो लिख देते हैं हम इसका डिफिनीशन, किसी गोलीय कांच का, या ऐसे इसको डिफाइन कर देते हैं, वैसा सिंपल भाषा में गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। एक लाइन में देखिए डिफाइन हो गया। देखिए ये हमने एक गोल कांच से काटा हुआ है इसको। अब इसमें दो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, कुछ अच्छा बना नहीं, इसको अच्छा बना देते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देखिए हमने इसको गोल कांच से काटा हुआ है, अभी हमने पीछे यहाँ पर आपको दिखाया था। अब हमने इसके दो सरफेस हमको दिख रहे हैं, एक तो ये इधर से धंसा है और दूसरा इधर से ये उभरा हुआ है। तो हमसे बोला जा रहा है कि धंसा हो कौन सा सतह, परावर्तक सतह धंसा होना चाहिए, अर्थात जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर कलई होना चाहिए। तो देखिए इस पार्ट को हम क्या कर दिए, कलई कर दिए। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में एक और बात कह दें कि ये जो मिरर होता है इसका एक और नाम होता है जिसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं इसको, ध्यान दें, अभिसारी। अब अभिसारी क्यों कहा जाता है अभी आगे हम आपको बताते हैं। यह प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करता है। जब हम फोकस का डेफिनेशन देते हैं तो इसको बताते हैं कि अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तब तक आप वीडियो में बने रहें। दूसरा जो हमारा मिरर का पार्ट आता है वो है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण क्या होता है, अभी जब बात इसकी हो रही है तो इसका उभरा हुआ सतह कलई है,
लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट कि इसका उभरा हुआ सतह परावर्तक होगा। तो डायरेक्ट हम इसका डिफिनीशन एकदम सिंपल वे में लिख देते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा सतह परावर्तक हो उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ सतह क्या होना चाहिए? परावर्तक होना चाहिए। इसको भी हमने एक गोल कांच से काट लिया। अब इसमें हमने क्या किया कि सिंपली इसका जो धंसा हुआ पार्ट है इसको हमने कलई कर दिया। ध्यान दें इस पर, इसका धंसा हुआ पार्ट क्या होना चाहिए? कलई। अगर उभरा हुआ पार्ट कलई हुआ तो वो चला जाएगा अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में, और धंसा हुआ पार्ट कलई हुआ तो कॉन्वेक्स मिरर। बस दोनों में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपका कलई क्षेत्र हो गया और ये आपका परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह, इसमें आपका परावर्तक सतह इधर है। अब जैसे इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है, इसका भी एक और नाम होता है और वो है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, अब इसको क्यों कहा जाता है तो आगे हम बताते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अभी हम इसको बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं। रात का वक्त है, इसमें थोड़ा एलईडी जलाने पर मक्खियाँ आ रही हैं, फिर भी ध्यान दें, मक्खियों पे ध्यान न दें, आप बोर्ड पे फोकस करें। हमारे लास्ट जो हमारा मिरर है वो है पैराबोलिक मिरर, यानी कि परवलयिक दर्पण। अब ये क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपने परवल देखा हो तो परवल को अगर बीच से काट दिया जाए, परवल को अगर बीच से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो वो कैसा दिखेगा? पूर्णतः गोल नहीं दिखेगा, पूर्णतः गोल नहीं दिखेगा। तो इसको सिंपल भाषा में अगर हम डिफाइन करें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल न हो या गोलीय न हो, परवलयिक दर्पण कहलाता है। देखें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय न हो, गोल नहीं होना चाहिए। परवल को काटते हैं तो पूरा गोल नहीं दिखता है वो, वैसे ही सेम टू सेम, जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा थोड़ा सा ऐसे, ये पूर्णतः गोल थोड़ी है। पिछला वीडियो में हमने दिखाया, इसको अगर पूरा मिलाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंडाकार टाइप का, परवल टाइप का दिखेगा ऐसा। अब ये पूर्णतः गोल नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए खास बात कि दर्पण होने के लिए एक पार्ट तो कलई जरूर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका बाहरी सरफेस या आंतरिक सरफेस क्या कर दिया, कलई कर दिया, सिल्वर की इस पर कोटिंग कर दी, हमारा बन गया परवलयिक दर्पण। ये आपका परावर्तक सतह हो गया, और बाहर वाला आप देख ही रहे हैं उभरा हुआ सतह जिसको कलई किया गया है, परावर्तक सतह। आगे चलते हैं। इनके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं गोलीय दर्पण के, क्योंकि हमें गोलीय दर्पण ही एक्चुअली में पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में। आइए उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए डिस्कस करते हैं। सम इम्पोर्टेंट term of
स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु, हेडिंग लगा लें, या गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य पद, सम इम्पोर्टेंट टर्म कहें या सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कहें, बात एक ही है। इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हम एक दोनों दर्पण ड्रॉ कर देते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ये हमने दोनों दर्पण को सिंपली ड्रॉ कर दिया। इसका हमने उभरा हुआ सरफेस क्या कर दिया, कलई कर दिया, रंग दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी। उभरा हुआ सतह कलई हुआ तो आप जानते ही हैं कि ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसका हमने थोड़ा, ये गोल बना नहीं, इसको गोल बना देते हैं। इसको हमने कलई किया आंतरिक सरफेस को, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दें। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है, फर्स्ट बिंदु हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में हम बोल दें, सिंपली हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं। वक्रता केंद्र आपने अभी अभी देखा था, पीछे हमने बनाया था जो गोलीय दर्पण, वो किसी गोल कांच से काटा गया होगा, वो एक वृत्त की तरह दिख रहा था, सर्कल की तरह दिख रहा था। तो हर एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट जरूर होता है, उसका केंद्र बिंदु जरूर होता है। वैसे ही दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, किसी न किसी गोल कांच से तो काटा गया होगा, उसी के सेंटर को, उस गोलीय कांच के सेंटर को हम इस दर्पण का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमने सपोज किया कि ये जो गोलीय दर्पण है ऐसे कुछ है और इसका सेंटर यहाँ है, इसी के सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को सिंपली हम C से डिनोट करते हैं। इसका भी हमने माना कि इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा सपोज, और इसका ये हो गया C पॉइंट। सिंपली इसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से। तो इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच का खंड या टुकड़ा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है पोल, यानी कि ध्रुव। क्या होता है ये ध्रुव? अब यहाँ देखें, ये जो दर्पण दिख रहा है, इसके सतह का, ये जो जितना चौड़ा दर्पण होगा, इसके सतह का कहीं ना कहीं आधा जरूर होगा। तो इसका हमने माना कि यहाँ पर ये हाफ पॉइंट है इसका, इधर से और इधर से मतलब नापे इसको, और हमने कहा कि इसका हाफ पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इसमें भी सेम चीज़, ये इसका मध्य बिंदु है। तो दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसका ध्रुव कहते हैं। और इसे हम दर्शाते हैं P से। किसे दर्शाते हैं, P से। पोल को P से दिखाते हैं। और एक बात इसके लिए एक नोट जरूर दे दें कि दर्पण की सभी दूरियां उसके P से ही मापी जाती हैं। किससे मापी जाती हैं, तो उसके ध्रुव से ही मापी जाएंगी। जितनी भी दूरी इसमें हम मापेंगे वो हम आगे बताएंगे, सभी दूरियां इसकी P से ही मापेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मुख्य अक्ष, या इसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं।
अब यहाँ आप ध्यान दें कि ये प्रधान अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पॉइंट P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट P यानी कि ध्रुव, इन दोनों को हम एक काल्पनिक रेखा के थ्रू जोड़ देते हैं, कल्पना करके इसको जोड़ देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ध्रुव आपका, माना यहाँ है, इसको उठा के पॉइंट को हम यहाँ कर देते हैं। अब दर्पण के जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें भी सिंपली हम क्या कर दिए, इस दोनों को मिला दिए, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पॉइंट P है, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो इसको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसको हम दिखा देते हैं, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा हो तो कोऑर्डिनेट 4 होते हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति है उसको दर्शाने का तरीका ऐसे, ये जो होता है x होता है और इधर x डैश, ये y होता है और इधर y डैश। तो सिंपली हम ये एक रैखिक है, तो इस साइड को हम मान लेते हैं x डैश और इधर को मान लेते हैं x। वैसे ही सेम टू सेम x डैश और x हम बाद में इसी को हम लेके चलेंगे, x डैश और x प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा हम मानते रहेंगे। याद रखें आप, ये कोऑर्डिनेट के अनुसार हमने मान लिया इसको। आप सिंपली जो भी नाम देना चाहे, x y जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, इसे दिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हमने एक माना बस। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल में आप सेंटर पॉइंट से उसका जो केंद्र बिंदु होता है वहाँ से उसके व्यास को मिलाते हैं। तो ध्यान दे दें, आपको फिर से हम याद दिला दें कि जो गोलीय दर्पण है एक गोल कांच से ही काटा गया है, एक गोल कांच से ही काटा गया है, और इसके जो गोलीय कांच का जो सेंटर था उसी को हमने वक्रता केंद्र कहा। यानी कि ये जो सेंटर है यहाँ से लेकर और इसके ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। यहाँ से पूरा P तक की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का द्वारक। क्या होता है ये दर्पण का द्वारक? आपके घर में जो द्वार होता है सेम टू सेम दर्पण के लिए भी एक द्वार होता है जहाँ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि दर्पण की वास्तविक चौड़ाई, दर्पण की वास्तविक चौड़ाई जिससे प्रकाश का प्रवर्तन होता है वह हमारा दर्पण का द्वारक हो जाएगा। तो देखिए अगर इस पॉइंट को, इस सिरे को A और इधर हम मान लें B, तो पूरा A से B तक की ये जो टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लेंथ है, इसमें भी अगर इस पॉइंट को हम A मान लें और इसको हम B मान लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लेंथ आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, एपर्चर ऑफ मिरर। यानी कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है या जिससे प्रकाश का वास्तविक रूप से परावर्तन होता है, एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। लास्ट हमारा एक टॉपिक है वो है फोकस और फोकस दूरी के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं फोकस और फोकस दूरी के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा फोकस।
सिंपली लोग इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं या इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। आपको लॉ पढ़ाना अभी बाकी है, प्रतिबिंब बनने के नियम, उसमें हम आपको क्लियर करेंगे इसको। हमने एक ये दर्पण लिया, अभी दर्पण नहीं है जब तक हम कलई ना करें। अब इसको हमने पेंट करना शुरू किया, सिल्वर की कोटिंग कर दी हमने इस पर। ये गोलीय दर्पण है और आपको पता तो चल ही गया होगा ये कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। अब ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका पॉइंट हो गया P। हमने क्या किया, बेसिक रूप से इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को गुजारा। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से आ रही है, और इसके रिफ्लेक्शन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद और इसके रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी वही पॉइंट इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। और इसे हम दिखाएंगे कैपिटल F से। फोकस को हम सिंपली कैपिटल F से सूचित करते हैं। ये इसका रिफ्लेक्शन पार्ट है, ध्यान दें। इसी तरह अगर उत्तल दर्पण ले लिया जाए तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। धंसा हुआ पार्ट इसका कलई हो गया, हमने इसका मुख्य अक्ष खींचा, यहाँ जो मध्य बिंदु है इसका, ये जो P है ध्रुव। अब हमने क्या किया, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको मान लेते हैं x डैश और x है, इसमें भी x डैश और x है। मुख्य अक्ष के समानांतर हमने किरणों को गुजारा या किरणें आपतित हो रही हैं किसी प्रकाशीय स्रोत से। तो ये जो कार्य कर रहा है, ये किरणों को, इसका जब ये उभरा हुआ सतह है जो परावर्तक है, तो किरणों को एकत्रित करने के बजाय इसे फैलाना शुरू कर देगा। ये इसे फैलाना शुरू कर देगा। अब ये दूसरे को काट नहीं सकती है, तो हम ये जो परावर्तित किरण है इसको हम आगे कल्पना के रूप में बढ़ा देते हैं मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष की ओर। हमने इसको डॉट डॉट के रूप में क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वही इसके लिए फोकस कहलाएगा। अर्थात जो अवतल दर्पण का फोकस है वो हमारा वास्तविक है, जबकि इसका काल्पनिक हो गया। हमने कल्पना के रूप में इसे माना। अभी हमने पीछे कहा था कि अवतल दर्पण को, कॉनकेव मिरर को अभिसारी दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों, देखिए ये जो किरणें आ रही हैं प्रकाशीय स्रोत से मुख्य अक्ष के समानांतर, ये कहाँ जा रही हैं, एक बिंदु पे एकत्रित होने का काम कर रही हैं, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा। देखिए ये किरणों को फैला दे रहा है, किरणों क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस। फोकस दूरी, फोकस दूरी को सिंपली हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। हम आपको बता दें यहीं पे फोकस दूरी क्या होता है। फोकस की दूरी, या इसको फोकसांतर भी बोला करते हैं, या कुछ लोग इसको फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस का अंतर, फोकसांतर। तो फोकस का अंतर मतलब कहाँ से अंतर, तो हमने अभी अभी कहा था पीछे कि इसका ध्रुव से अंतर, मतलब कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी वही कहलाएगी फोकस दूरी। डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल डिफिनीशन है, आप लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो P वाला पूरा पार्ट है, P तक, इसके बीच की लेंथ फोकस दूरी कहलाएगी। इसके P से यहाँ से लेकर और इसके फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, और इसे स्मॉल f से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से, याद रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।